अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत जुमा मुबारक। सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। सारी सर्दियां हम ये देखते रहे कि हम बारिश का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बारिशें नहीं हुई और मगरबी हवाओं से जो मौसम तब्दील हुआ उसने अब गवादर में तबाही मचा दी है, जिसके मनासिर भी हमने देखे और अब गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में अभी भी यही कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशों का खदशा भी मौजूद है और इन बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी भी हो सकती है। और इसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो इस तरह से है कि अब मगरबी हवाओं का जो रुख है वो अब कराची की तरफ हो चुका है और बताया जा रहा है कि आज से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी तवक्को है। जबकि 1 मार्च से जो दही सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं, जिसमें जामशोरो है, ठट्ठा है, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास है, हैदराबाद है, टंडू वाला यार है, टंडू मोहम्मद खान है, नौशहरो फिरोज है, शहीद बेनज़ीराबाद में भी अब यही बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। साथ ही साथ कराची की बात कर लेते हैं। कराची में मुमकिन बारिश की वजह से मेयर कराची ने भी हिदायत जारी कर दी है कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र KMC का जो तमाम अमला है वो हाई अलर्ट रहे। इसी वजह से KMC के जो मुतल्लिका महकमे हैं उसमें छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और ये एक बड़ा इम्तिहान भी होगा जो हुकूमतें इस वक्त बन चुकी हैं उनके लिए भी। लाहौर का अगर हम बात करें तो लाहौर में भी मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद समेत मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई मौजूद है और बारिश का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो मौसम पर मजीद भी बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वफाकी काबीना की तश्कील, नवाज शरीफ का किरदार अहम। ऑपोजिशन में जाने का ऐलान, इत्तेहादी भी मौलाना को मनाने में नाकाम। तूफानी बारिशें, गवादर आफत ज़दा करार। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के हवाले से। अरकान कौमी असम्बली के हल्फ उठाने के बाद मुल्क में 16वीं कौमी असम्बली मार्ज वजूद में आ चुकी है। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली ने हल्फ उठाया और रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए, जिसमें नामजद स्पीकर सरदार याद सादिक शामिल हैं, डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अराकीन भी शामिल थे। इजलास में हमने देखा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थी और आज भी कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 10 बजे तलब किया गया है। कल के इजलास की अगर हम बात करें तो आज़ाद अराकीन ने बानी PTI के मास्क पहनकर ऐवान में एहतजाज किया और बानी PTI के मास्क के साथ वो ऐवान में पहुंचे। आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी ऐवान में लेकर आए थे, बानी PTI की तस्वीर भी उनके पास मौजूद थी और PTI के जो हिमायत याफ्ता अराकीन थे उन्होंने स्पीकर नशिस्त पर खड़े होकर नारेबाजी भी की है। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम के इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो कौमी असम्बली वजीर आजम का इंतखाब इतवार 3 मार्च को करने जा रही है और यही बताया जा रहा है कि वजीर आजम का 3 मार्च को ही अपने ओहदे के हल्फ लेने का इम्कान भी है। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं, जबकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अगर इत्तेहादियों को हम मिला लेते हैं तो 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत इस वक्त उन्हें हासिल है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया है। खासे खफा वो नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सदर और वजीर आजम के लिए जो वोटिंग है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले इत्तेहादी जमातों का जो वफ्द है उसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की थी, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश भी की थी, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी थी। अब मौलाना किससे नाराज हैं ये तो मौलाना ही बता सकते हैं या फिर अब फाइनली नवाज शरीफ उन्हें मनाने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के मुतालिक जो मुख्तलिफ मुतालबात रखने का कहा है वो तहरीक इंसाफ IMF को समझा रही है कि IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शरायत रखे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है, क्यों ये खत लिखा गया है, जिस मुआशी हालात को इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्या इस तरह के खत लिखना और इस किस्म की मदद मांगना IMF से और इस तरह से IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात ख़राब करना क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ेब देता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले दीगर शराइत भी सामने रखे।
इस खत पर रद्दमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो खत है ये साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, क्योंकि IMF के साथ जो माहिदा था वो पहले भी बानी PTI की तरफ से ही ख़त्म किया गया था, जिसके बाद 16 महीने की जो हुकूमत PDM को मिली थी तो वो यही शिकवे करते हमें दिखाई दिए कि जो बानी PTI ने माहिदों की खिलाफ वर्जी की IMF के साथ उसका खुमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ेगा। इस खत के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस पर आगे चलकर भी हम डिस्कस करेंगे, और किस कैपेसिटी में खत लिखा गया है, इस खत को किस तरह से देखा जाएगा, क्या IMF उस शख्स के खत पर यकीन करेगा जिसने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा था। बहरहाल ये खतरनाक सिचुएशन है, पाकिस्तान जिस मुआशी हालात पर खड़ा है इस तरह का खत लिखना IMF को समझ से बालातर है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि शफाफियत होनी चाहिए। जो इंतखाबात हुए हैं तो जब 2018 में इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी शफाफियत पर सवालिया निशान उठा था। उस वक्त बानी PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जो बाकी रहनुमा है या उनके सपोर्टर वोटर जो मौजूद हैं उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। बहरहाल KP असेंबली का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने देखा कि खुफिया रायशुमारी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्पीकर हैं और सरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब ने। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले कौमी असम्बली के इजलास की बात कर लेते हैं। कल जो हमने वहाँ पर तमाम मनाजिर देखे हैं, 2018 के इंतखाबात जब हुए थे तो बानी PTI वज़ीर आज़म बन रहे थे, कानों में हेडफोन लगाकर उन्हें अपनी तकरीर करनी पड़ी थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखेंगे अपोजिशन में, तो जिस तरह से PTI के अरकान ने एहतजाज किया है तो इसका तो यही मतलब है कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा, इस असम्बली को इन्हीं हालात में काम करना पड़ेगा। ये मनाजिर हम रोज़ ही देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में यकीनन गुज़श्ता रोज एक बड़ा दिन था। मैं इस एंगल से भी देखना चाह रहा हूँ दो हवालों से। नंबर वन कि उस असेंबली के इजलास में एक साबिक सदर साहब थे, 4 साबिक वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, 4 साबिक स्पीकर बैठे हुए थे। इस असेंबली में 2 साबिक गवर्नर आए हुए हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि नून लीग की पूरी क़यादत यानी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ इस असेंबली में, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इस असेंबली में, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली दरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी इस असेंबली में, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई इस असेंबली में, BNP के सरदार अख्तर मैंगल इस असेंबली में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अलीम खान इस असेंबली में। तो पूरी सियासी क़यादत मैं समझता हूँ इस असेंबली में है, सवाए बानी PTI खान साहब के। लेकिन चूंकि आजकल चेयरमैन गौहर खान है तो वो भी इस असेंबली में है। तो क्या अच्छा नहीं है कि ये लोग बैठ के मिलकर तनकीद करें? वो भी अपोजिशन का रहना जमहूरियत का हुस्न होता है, एक चेक होता है गवर्नमेंट के, और जमहूरियत का तो मतलब ही चेक एंड बैलेंस है। तो वाई नॉट कि ये जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप इस असेंबली में आई है कि कम से कम झगड़े करें, लड़ाइयाँ करें, तनकीद करें, अपने ग्रीवांस रखें सामने, लेकिन एटलीस्ट उनके मसाइल की तरफ तो तवज्जो दें। दूसरी बात, दूसरा एंगल जो आपके क्वेश्चन का है, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट मीन के इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट तो मिल जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी जो काबीना में होती है वो कोई सियासी जमात उठाने के लिए तैयार नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी ने बात की थी, फिर कल MKM ने भी बात कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वैसे ही दूसरे कैंप में बैठने का ऐलान कर चुके हैं अपोजिशन में। तो यकीनन गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेजरी बेंचेस के लिए बहुत टफ टाइम होगा। लेकिन एक बात कर दूं, पीपल्स पार्टी काबीना में आए ना आए, MKM काबीना में आए ना आए, PTI के लोग, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, वो सिर्फ नून लीग को तनकीद का हदफ नहीं बनाएंगे, वो इन सारी जमातों को एक ही नजर से देखते हैं।
ठीक है, लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अब इन तमाम जमातों को बैठना चाहिए, तमाम लोगों के नाम आपने गिनवाए कि तमाम लोग कल असेंबली में मौजूद थे सिवाय बानी पीटीआई के, लेकिन वही बानी पीटीआई इनमें से किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी इंतखाबात के बाद कि किसी ना किसी तरह पीटीआई से कोई अलायंस हो जाए, उन्हें मुस्लिम लीग नून की तरफ ना जाना पड़े। बिलावल की भी ये स्टेटमेंट मौजूद है। पीपल्स पार्टी ये चाहती थी और शायद कहीं ना कहीं दूसरी जमातें भी हैं वो भी चाहती होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलना, जिस तरह से मौलाना से भी मुलाकात हुई एक वक्त की। लेकिन बानी पीटीआई ही अगर नहीं मानेंगे और यही रद्द-ए-अमल असेंबली में भी रहेगा, तो आपको लगता है ये असेंबली फिर ज्यादा देर तक चल पाएगी? इस तरह के शोर शराबे से, हंगामा करने से असेंबली की मुद्दत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी, पीटीआई के जो नौ मुंतखब लोग हैं तकरीबन 60-70% वो भी चाह रहे थे कि किसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई दुआ सलाम अच्छे तरीके से हो जाए। आपने खुद देखा कि असद कैसर साहब एक सियासी कमेटी के नाम पर वो वर्स्ट किस्म के अपने अपोनेंट से मिल रहे हैं। आपने शायद पिछले 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कभी सोचा हो कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब मिलकर कहीं बैठेंगे कोई अच्छे माहौल में, एक दूसरे के चेहरों पर तनकीद और तमस्खर उड़ाने की बजाय वो एहतराम से बातचीत करेंगे। आपने कभी सोचा था कि महमूद खान अचकजई जो हैं वो पीटीआई के साथ मिलकर बैठ जाएंगे, कम से कम एक इब्तदाई बातचीत के हवाले से? तो पॉलिटिक्स में देयर इज नो डेड एंड, देयर इज नो डार्क टनल। पॉलिटिक्स में रास्ते होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो रास्ता कैसे ढूंढती है। मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इधर भी सुनता हूं कि असेंबली चलेगी नहीं चलेगी। ये मुल्क तो चलना है जी। वो ये तो कह दे कि जी ये खुदा न खास्ता ये मुल्क नहीं चलना, दिस इज द लास्ट स्टेज नाउ। IMF क्या आपने बात की? IMF ने तो रिस्पॉन्ड किया है कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर जो स्पोक्समैन है डेली कहते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड फॉर वर्किंग विद द न्यू पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है। ये जो नेगेटिव मैसेजिंग है पाकिस्तान के अंदर थ्रू विजुअल जाए या खतूत जाए या स्टेटमेंट्स जाए, कम से कम इतना तो अब आगे बढ़ना चाहिए। 100 सीट्स हैं आपके पास, अपोजिशन जो है दैट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट इन वेटिंग। हो सकता है किसी स्टेज पे आपकी बारी आ जाए। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाना होगा, जिस तरह से आपके बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन में भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ सदर मुमलिकत को ही देख लें, जब असेंबली का इजलास बुलाना था उस पर वो आमादा नहीं थे, फिर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए थे। तो क्या इस तरह का जब इंटेंट तमाम लोग रखेंगे, वो सिर्फ बानी पीटीआई को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे और विकेट के दोनों तरफ खेलते रहेंगे, तो मामला किस तरह से बेहतर होंगे? हर मामले को हम ये देखते हैं कि उलझाने की कोशिश जरूर करती है पीटीआई। एक तो विकेट के दोनों जानिब को सदर ममलकत नहीं खेल रहे, वो एक ही जानिब खेले हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं असेंबली का इजलास पहले उन्होंने कहा कि नहीं बुलाऊंगा क्योंकि खवातीन की सीट जो है। देखें, इजलास बुलाना सदर ममलकत पर कोई निगरान वजीर आज़म के खत ने लाजिम करार नहीं दिया था, बल्कि आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 2 के तहत बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अनटिल कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर, सो 21 दिन या उससे पहले सदर जो है शेल कन्वीन, शेल का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से ये लाजिम करार दिया गया है। तो इसी वजह से उन्होंने उस रात कोई 12 से 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले समरी पर, परसों रात की बात कर रहा हूँ, साइन कर दिए और यूं इजलास बुला लिया। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात हर किसी के होते हैं, वो हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सदर जो बने वो पूरे मुल्क का बने, फेडरेशन का हो, लेकिन ऑलवेज जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉमिनेटेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी अपनी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर होती है। उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसने जरूर एड्रेस करना होता है। मसलन अब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनेंगे तो क्या मैं कहूँ कि वो पीपल्स पार्टी को, वो पीपल्स पार्टी के मफादात को या तरजीहात को नहीं सामने रखेंगे? आसिफ जरदारी साहब सदर थे तो हर दूसरे दिन कोर कमेटी का इजलास होता था, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी होती थी। ममनून हुसैन साहब हों या कोई और सदर रहे हों, वो अपनी पार्टी को जरूर एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई
कि उनके पार्टी चेयरमैन जेल में हैं, उन पर बहुत सारे केसेस हैं, उनके बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। तो बतौर सदर ममलिकत उनकी पार्टी उनकी तरफ देखती है और कहीं ना कहीं फिर वो अपनी पार्टी को खुश करने के लिए टिल्ट जरूर उसके लाइन को भी टो करते हैं। ठीक है, अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की जो नाराजगी है, आप उसके पीछे क्या वजूहात देख रहे हैं? ये आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ ही उनसे कोई वाज़ेह बात करेंगे तो फिर ही मौलाना मानेंगे? जिस तरह से मौलाना साहब इस वक्त नाराज हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है सियासी क़यादत से नाराज हैं या फिर किसी और से नाराज हैं? मौलाना साहब कहते हैं कि धांधली हुई। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में तो जिनके साथ वो आजकल बैठ रहे हैं वो बेनिफिशियरी हैं, वो जीते हैं जी। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जिनसे वो नाराज हैं वो तो खुद सिर्फ एक सीट है नून लीग की, NA14 मानसेरा से सरदार यूसुफ साहब जीते हैं। बाकी तो सारे उनके केसेस बन गए। काली मियां नवाज शरीफ के हारने का बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, शहजादा गुस्तासब से वो हारे हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सीट जीती है जो फतेहुल्लाह खान मियां खेल डेरा इस्माइल खान से जीते हैं। बाकी उस सूबे से जीता कौन है? अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक एक सीट लेके आई हैं, मसलन ANP हार गई वहां से, कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब हार गए वहां से, सारी की सारी सीटें तो फिर इन्होंने ली हैं। तो इसलिए मौलाना साहब की बात इनसे नहीं करते। अगर वो किसी और से नाराज हैं तो फिर जो और जो लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ तो बैठ जाते हैं। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे यकीनन, लेकिन मेरा ख्याल है जब मियां नवाज शरीफ साहब और इनके दरमियान मुलाकात होगी, जो कि होगी ऑब्वियसली, दोनों पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, तो कहीं ना कहीं मौलाना साहब लचक जरूर दिखाएंगे। मौलाना साहब इतने हार्ड लाइनर नहीं है। खुद मौलाना साहब को भी देखे ना, KP में सिर्फ एक सीट NA की मिली और वो नूर आलम खान है। यानी 3 नेशनल असेंबली की सीटें मिली 45 में से, जो एक पीपल्स पार्टी को, एक नून लीग को और एक JUI को, बाकी तो सारी PTI को मिली। तो जो बेनिफिशरी हैं आप उनसे तो गले मिल रहे हैं, जो आपके पुराने साथी हैं वो आप उनसे नाराज हैं, जो कि खुद ऑन दी लूजिंग एंड हैं, वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हैं। लिहाजा ये एक स्ट्रेटेजी। जी ठीक है। अच्छा पराशा साहब, बानी PTI की तरफ से IMF को जो खत लिखा गया है उसमें हम देख रहे हैं, उसमें अब ये कहा गया कि IMF पाकिस्तान की जो माली मदद है उससे पहले कुछ मुतालबात सामने रखे, और साथ ये भी कहा गया कि IMF की जो माली मदद है वो पाकिस्तानी अवाम पर बोझ है। तो आप क्या देख रहे हैं इस मामले पर? बानी PTI आखिर चाहते क्या हैं? कभी भी कुछ भी गुजरते हैं, कोई तो मतलब होता होगा उनके किसी भी काम करने का। उनका एक ही मतलब होता है कि मैं जेल से निकला हूं, मुझे दोबारा हुकूमत दे दीजिए, बस। अभी तो जो अप्रैल 2022 के बाद उनकी पॉलिटिक्स यही चली है। वो अगर 9 मई भी हुआ तो वो भी इसी स्पिरिट के साथ हुआ, वो लॉन्ग मार्च होते रहे तो वो भी इसी स्पिरिट के साथ हुए। आपको याद होगा 25 मई 2002 को उन्होंने लॉन्ग मार्च पेशावर से इस्लामाबाद लाए थे। उस दिन भी IMF वाले UAE में बैठे हुए थे, और उनका उस दिन जो बाद में सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सामने आई, तो लॉन्ग मार्च का मकसद भी IMF वालों को भगाना था। अब जो खत लिखा गया है, उस खत की जो लेटर एंड स्पिरिट है, लेटर तो जो भी हो लेकिन स्पिरिट यही है उसकी। लेटर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पे कर्ज बढ़ रहा है। स्पिरिट यही है कि वो कर्ज ना मिले। लेकिन खुद खान साहब की अपनी हुकूमत में 3.5 सालों में उस वक्त के इनके अपने वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि जितना तारीख में कर्जा पाकिस्तान ने लिया उसमें से 76%, 76% तहरीक इंसाफ ने लिया। तो आपने तो खुद मुल्क को कर्जों के बोझ तले इतना फंसा दिया कि अब वो पेट्रोल भी महंगा होता है IMF के कहने पे, बिजली भी महंगी होती है, गैस भी महंगी होती है, क्योंकि सब्सिडी हमने कोई नहीं रखनी, और मजीद सब्सिडी विदड्रॉ होंगी जब ये नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट। लेकिन पराशा साहब, सवालिया निशान इस बात पर है कि जो भी वो कहते हैं, जो हरकत वो करते हैं, उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो मनवन उसी तरह उस बात को मान लेते हैं
जब वो कहते थे अमेरिका की गुलामी नहीं करनी है, वो तब भी मान रहे थे। अब वो अमेरिका से मदद भी मांग रहे हैं, वो IMF को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करे। तो इसका बोझ तो आम आवाम पर पड़ना है। लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो मुख्तलिफ फैन पेजेस भी चला रहे हैं, उनको फिर ये मामला नजर नहीं आते हैं कि इसका जो बर्डन है वो पड़ना तो पाकिस्तानी अवाम पर है। क्योंकि जितने भी हमारी बात हुई माशी माहिरीन से, वो ये कहते हैं कि IMF का प्लान तो पाकिस्तान के लिए हर हाल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये वो खुद भी कहते हैं, ये PTI के लोग भी कहते हैं। जो बानी PTI खान साहब से मिल के आते हैं जेल में, वो बाहर आकर कहते हैं कि खान साहब भी समझते हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट जरूरी है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि उन्हें किसी और चीज से गर्द नहीं है, मुल्क कैसे चलता है, IMF से एग्रीमेंट होता है नहीं होता। उनका ये है कि किसी तरह इनको निकाला जाए और मुझे हुकूमत में शामिल किया जाए, मैं हुकूमत चलाऊं। ये बुनियादी नुक्ता है। जो फॉलोअर्स की आपने बात की, फॉलोअर्स के का ये टिपिकल एक क्लाइंट माइंड है कि जो लीडर कह देगा वो सच है, जिसको कल्ट कहते हैं हम। ये कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी वाले लोग तो है नहीं। पॉलिटिकल फिलॉसफी हो तो उनको थोड़ा सा जो जमहूरियत में, जमहूरी रवायात में बर्दाश्त होता है, वो रवादारी होती है, वो पुरअमन एहतजाज होता है, वो अदम बर्दाश्त नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त बहुत ज्यादा होती है। अदम तशद्दुद इस खित्ते की पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम है। लेकिन आपने 9 मई देखा, आपने इधर उधर दीगर जो वाकयात हुए वो देखे। वो जो इस खित्ते की एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी, वो थी ही अदम तशद्दुद की बुनियाद पर कि हम तशद्दुद नहीं करेंगे। नॉन वायलेंस जिसको कहते हैं, वो सिर्फ गांधी जी के हवाले से तो नहीं था, वो इस खित्ते में हमारे अपने जो इसी सूबे में जहां इनकी हुकूमत बनी है, वहां से भी ये तहरीक चली थी अदम तशद्दुद की। क्या ये पॉलिटिकल फिलॉसफी पे चलते हैं या कल्ट फॉलोइंग है? और कल्ट फॉलोइंग में फिर यही मसाइल होते हैं जिनकी तरफ आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही हमने देखा, यही इदारों के साथ किया गया, यही शख्सियात के साथ किया गया, यही फौज के साथ किया गया, तमाम चीजों को पॉलिटिसाइज किया गया, और जो माइंडसेट अब डेवलप कर दिया गया है वो बड़ा ही खौफनाक है। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है ना माइंडसेट। ये देखे ना, जब से इस जो कहते हैं सो कॉल्ड प्रोजेक्ट था, उस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट को जब बनाया गया तो उसके सारे ये कंपोनेंट्स थे। फिर सडनली 3-3.5 साल की हुकूमत या गवर्नेंस देखने के बाद पता चला कि ये तो मुल्क को किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब उसके आफ्टर शॉक्स हैं। आफ्टर शॉक्स तो बहरहाल चलेंगे, लेकिन मैं फिर अपने बुनियादी नुक्ते पे आता हूँ कि इस मुल्क को सीरियस मसाइल हैं और सबको पता भी है। ये भी नहीं कि किसी को इल्म ना हो। मैं PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों की बात कर रहा हूँ, और उसमें पॉलिटिकल मसाइल से बढ़कर सिक्योरिटी मसाइल हैं, बड़े संजीदा मसाइल हैं। हमारे मुआशी मसाइल बड़े संजीदा हैं। फॉरेन डेट के तनादुर में बात कर रहा हूँ। तो बहुत हो गई पॉलिटिक्स, बहुत हो गई इलेक्शनियरिंग। 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही था जैसे 2024 में आपको शिकायत है, 2018 में किसी और को शिकायत है। तो कम से कम किसी डायरेक्शन में इन मसाइल को हल करने के लिए अपोजिशन का उतना ही किरदार है जितना हुकूमत का है। जो कानून जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब सियासत करके देख ली है। अब जो हुकूमत आ रही है, 3 मार्च को शहबाज शरीफ साहब नामजद वजीर आजम हैं, वो हल्फ उठा लेते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर हुकूमत को बानी PTI की बातें कुछ कम करनी होंगी, काम ज्यादा करके दिखाना होगा? क्योंकि लोगों का तो फोकस यही है कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिले। उन्हें कोई गर्ज नहीं है अब कि हुकूमत कौन कर रहा है। उन्हें बिजली के बिल कम चाहिए, गैस के बिल कम चाहिए, पेट्रोल सस्ते दामों पर चाहिए। मैं इन्हीं मसाइल की तरफ तो आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। जी जी। अगर आपके 25 करोड़ लोग तकलीफ में हैं तो हुकूमत, आने वाली हुकूमत अपने आप को जमहूरी भी कहे तो इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स प्रॉब्लम। और हुकूमत का क्या मकसद होता है जमहूरी अदवार में या जमहूरियतों में, डेमोक्रेसी में? हुकूमत का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों की जिंदगी में ईज पैदा करने की कोशिश करें। आप वो पॉलिसी बनाएं,
आप जहां कट लगता है फाइनेंसेस का, वो कट लगाकर आप डाइवर्ट करें फॉर द जनरल पब्लिक वेलफेयर। हुकूमत का मकसद ही यही है। और जो हुकूमत अब इस चीज को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, मसलन 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी, कोई माने ना या ना माने, वो जो महंगाई हुई उसमें उसी का ये नतीजा है कि आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन रही है। अब ये लॉजिक अलहदा है कि जी वो खान साहब ने IMF से एग्रीमेंट किया था, हमें जो है वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से चीजें महंगी हुई। बट द क्रक्स इज कि जो महंगाई आई, जो महंगाई की लहर आई, उसने बहुत अनपॉपुलर किया मुस्लिम लीग नून को विद इन पंजाब। और पंजाब चूंकि 141 सीट्स हैं आउट ऑफ 266, जो पंजाब में डेंट डाल जाए या पंजाब को लीड कर जाए, वो पूरे मुल्क पर वो सियासत को असरअंदाज करता है। इस बार नून लीग के वोट बैंक में डेंट पड़ा पंजाब में, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इसलिए हमें ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट नजर आ रही है। इनके लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर ये कोई पॉपुलर काम कर गए, मियां नवाज शरीफ ने 3 बार की वजारत उद्मा में हर बार उनका एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट रहा है। मसलन मोटरवे, आज तो सब ट्रेवल करते हैं, आप भी ट्रेवल करते होंगे, आपको भी आसानी होती है। वरना इमेजिन अगर मोटरवे नहीं होती, लाहौर पिंडी वही GT रोड होता, तो शायद उस वक्त 7 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लग रहे होते, इतनी कंजेशन होती। फिर इन्होंने पीली टैक्सी वाली स्कीम दी, दूसरी बार जब वजीर आजम बने, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। तीसरा फिर इन्होंने ये CPAC वाला सिग्नेचर प्रोजेक्ट। तो इनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, इनके पास एक विल भी है काम करने की। लेकिन बुनियादी तौर पर कहूंगा कि जितना IMF स्ट्रॉन्ग कंडीशनैलिटीज लगाए, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर गए, तो फिर आपकी सियासत आगे चलती रहेगी। बिल्कुल पराचा साहब, जो 16 महीने की आप बात कर रहे हैं, मुश्किल तरीन दौर था और आज भी वी आर नॉट सिटिंग इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि मुआशी एतबार से बड़े ही सख्त फैसले लेने होंगे और उन सख्त फैसलों का असर हम देखते हैं कि सिर्फ अवाम पर आता है। मुआशी और सियासी हवाले से भी अगर हम बात करें, वही वजीर आजम हमारे सामने होंगे, शहबाज शरीफ साहब, उनके सामने फिर बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हैं। और जो इंतजामी हवाले से उनका तजर्बा आप देख रहे हैं, इस बार उनको पूरा मौका मिल सकेगा वफाक में वो आजमाने का और वो डिलीवर कर पाएंगे? नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, उनकी क़यादत है उनके पास। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब कोई बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, वो खुद दावे करते हैं कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है वहां पर। सो जो उस्मान बुज़दार वाले पंजाब की बैड गवर्नेंस थी, अगर तो वो रिपीट होगी तो अल्लाह ही हाफिज है। आप खुद उस्मान बुज़दार की बैड गवर्नेंस को तनकीद का निशाना बनाते रहे। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, कहते थे पंजाब पता नहीं किसके हवाले कर दिया गया, पंजाब जादू टोने के हवाले कर दिया गया, या पंजाब में वो जो कमीशन माफिया था उसके, लिहाजा वो अब आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ मरकज में वो जो उस वक्त शहबाज शरीफ आए थे, वो एक तलवार लटक रही थी कि आपने हर सूरत में जो IMF की बातचीत है अभी अभी माननी है और एग्रीमेंट करना है। अब थोड़ा सा फ्रेश मैंडेट है, आपके पास स्पेस है। दूसरा, पीपल्स पार्टी बेशक बाहर बैठी है काबीना से, लेकिन अगर आप नंबर्स मिला लें पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और MKM के, अगर इन तीनों जमातों के मिला लें तो आपको वो 13 पार्टियों की बारगेन से आप बच सकते हैं। आप बच रहे हैं, आप सिर्फ 2-3 पार्टियां अब सिंपल मेजॉरिटी बना रही हैं, गवर्नमेंट बना रही हैं। तो वो भी एक जो आपके गले में शिकंजा था कि एक वोट भी चला गया तो मसला बन जाएगा, कम से कम वोट डर भी नहीं है। तीसरा एडवांटेज है मियां नवाज शरीफ का, विद इन पाकिस्तान उनको दीगर सियासी जमातें, मैंने अभी आपसे बात की कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ बैठने पे राजी हो जाएंगे, उनके साथ ANP बैठने पे राजी हो जाएगी, उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, एक अहम खबर शामिल करेंगे। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह की कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया है। SSP ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जीशान सैयद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जीशान, मजीद बताएगा अदालती फैसले से मुतालिक।
जी बिल्कुल, ये अदालती हुक्म अदौली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, जबकि 1 लाख जुर्माना किया गया। SSP ऑपरेशन मलिक जमील जफर को भी सजा सुनाई गई, वो 4 माह जेल और 1 लाख जुर्माना किया गया, जबकि SP सदर फारूक भुट्टर को तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार नहीं पाए, उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया। जबकि साथ ही इस केस में मुतल्लिका जो SHO थे उनको भी 2 माह कैद की सजा और 1 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया। जबकि इन तमाम मुल्जिमान के ऊपर जो सजाएं सुनाई गई उनको इनको अदियाला जेल में रखने के अहकाम भी जारी कर दिए। और साथ ही अदालती फैसले का जो है वो भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो अदालती फैसला होगा उसको वजीर आजम ऑफिस भिजवाया जाए, वजीर आजम साहब को देखे कि किस तरह डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की दीगर इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर शहरियों को गिरफ्तार करके उनके बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की है। और जितने भी 67 3 MPO के जो ऑर्डर्स थे वो सारे कलअदम और गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। ये भी बता दो कि शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार खान की बार बार गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशन और SP सदर को ये शोकाज नोटिस जारी कर दिए थे और फिर उनकी जो गैर मशरूत माफी थी वो भी अदालत ने खारिज कर दी थी और आज ये फैसला सुनाया गया। जी बहुत शुक्रिया अजीशान सैयद, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का कल इजलास हुआ है और 3 मार्च को जो नामजद वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके हवाले से भी वोटिंग होनी है और यही कहा जा रहा है कि उसी दिन वो हल्फ भी उठा लेंगे। इसी सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, पंजाब की सूबाई असम्बली में हम देखें तो इस बार क्या स्ट्रेटजी होगी? जिस तरह से बड़ी तादाद में अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं, तो उनको काउंटर किस तरह से करेंगे? कल भी हमने देखा जो शोर शराबा हुआ, अगर आप लोगों की तरफ से घड़ियां दिखाई जा रही हैं तो वहां से लोटों की बरसात की जा रही है। ये सियासत में चलता रहता है और गुस्सा निकाल लें, फिर उसके बाद इसको अगर मुस्तकिल वतीरा रख लिया तो फिर जो है असम्बली की कार्रवाई मुतासर होगी। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं और अवामी नुमाइंदे हैं, इनको जो है दूरंदेशी से काम लेंगे इंशाल्लाह। ये वक्ती तौर पे है, एक गुस्सा है या अपनी एक नाराजगी है या अपोजिशन का रोल कब किस तरह से आगे जाके अदा करते हैं, पॉजिटिव रोल अदा करें ताकि उसका ये फायदा होगा कि कम से कम हुकूमत पर भी चेक एंड बैलेंस रहेगा और निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपोजिशन का मुस्बत रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं रफीक साहब, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह से जब हमारी कल बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये असेंबली हम नहीं चलने देंगे। सिर्फ यही नहीं, पंजाब की असेंबली भी नहीं चलने देंगे और इस तरह का जो शोर शराबा है वो बार बार होता रहेगा। लेकिन इसको दूसरे शब्दों में इसका तर्जुमा किया जाए तो यही कहेंगे कि हम मुल्क का निजाम नहीं चलने देंगे, हम मुल्क नहीं चलने देंगे, तो फिर ये क्या कोई मतलब है? मुल्क के साथ मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी। तो मुस्लिम लीग नून काउंटर कैसे करेगी जो तमाम इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ मौजूद हैं? गुजारिश ये है, मैं तो ना पार्लियामेंट में हूँ ना सूबाई असम्बली में हूँ, तो काउंटर तो वो करेंगे जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, जो टैयरी बेंच पे बैठी है। काउंटर देखिए, जो हुकूमती बेंच होते हैं ना, टैयरी बेंच होते हैं, वो काउंटर नहीं करते। वो काउंटर करने की बजाय जो है ना, ये सामने की और काउंटर करने की बजाय वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि अपनी हुकूमत चलाएं वो और अपोजिशन को साथ लेकर चलें। काउंटर को खुदा ना खासा को मुकाबला तो नहीं होता है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुकाबला करना पड़ेगा? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव है, बानी PTI जेल में भी बैठे हैं, फिर भी वो मुश्किलात आप लोगों के लिए तो खड़ी कर रहे हैं। IMF को खत लिख रहे हैं कि हुकूमत को पैसे ना दिए जाए, पैसे नहीं आएंगे, फिर मुल्क किस तरह से चलेगा? लेटर लिखने से कोई पैसे रोक तो नहीं सकते, मगर ये देखें कि आपको याद होगा इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद करने से तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, मेरा ख्याल है वो लीडरों को सूट नहीं करती, ना ही जेब देती है।
ठीक है, लेकिन जो खत वहां पर लिखा गया है उस स्टांस को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून किस तरह से उसको कंडेम करेगी? शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि ये तो साइफर के बाद जो दूसरा बड़ा जुर्म है वो बानी पीटीआई ने यही किया है। लेकिन मैं तो बात यह है कि वो इमरान खान याद आते हैं जो कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो ये लेटर जो है ये भी खुदकुशी के मुतरादिफ है, इस तरह से सियासी खुदकुशी कि ये लेटर तारीख का हिस्सा बन गया। ठीक है जी, जब कभी बात होगी और अब भी चल रही है कि इन्होंने IMF को जो लेटर लिखा, इसे मकसद क्या है उनका, उसको घुमा फिरा के तो कहते हैं जी हमने तो ये लिखा कि जमहूरियत जहाँ जहाँ होती है वहाँ आपका खुद अपना SOPs हैं कि जी आप उसको देखते हैं मुल्क जमहूरी चल रहा है या नहीं चल रहा। असल तो मकसद ये है कि इस तरह का गैर मजीद गोला जाए ताकि वो हमें किस्त न दें, और किस्त न दें मुल्क न चले हुकूमत फेल हो, और उसके बाद ये दंदनाते मैदान में आ जाए देखें ये तो फेल हो गए। बात ये है कि किसी की भी हुकूमत हो, मैं तो कई दफा गुजारिश कर चुका, किसी की भी हो, अगर कहें कि जी वो मेरे खिलाफ हुकूमत है और मैं अपोजिशन में हुकूमत फेल हो जाए, तो हुकूमतें फेल नहीं होती, मुल्क फेल होते हैं। और मुल्क जब फेल होते हैं तो फिर ना ही हुकूमत रहती है ना ही अपोजिशन रहती है। तो आज जो माशी हालात हैं उसमें हमें एक नेशनल करेक्टर होगा। अब उसके नेशनल करेक्टर की तारीफ करें तो वो कहते हैं जी कि जो हुकूमत में है ये इनके पास नेशनल करेक्टर नहीं है, जो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हैं, जो बाहर सड़कों में जलसा जुलूस में खड़े हैं, उनका नेशनल करेक्टर है। नेशनल करेक्टर नेशन का होता है। नेशन अपोजिशन और सूबाई हुकूमतें या मरकजी हुकूमतें नहीं होती, नेशन एक कौम होती है। और पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में तमाम और सेनेट में कौम के नुमाइंदे बैठे हैं और कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कौम को मैं रिप्रेजेंट करूं अपने जज्बात पर, कौम को मैं रिप्रेजेंट करूं अपनी इस पार्टी पॉलिसी पे कि इसको फलां हुकूमत को चलने नहीं देना, तो मैं सरीहन मैं अवाम के उस मैंडेट की तौहीन कर रहा हूँ, मैं अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं अपनी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि मेरे मुखालिफ जमात जो है ना उसको नहीं सांस लेने देना। तो ये कोई कौमी खिदमत नहीं है। मैं इंतहाई माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ, ये नहीं कि मैं किसी पार्टी पर क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। आखिर इस मुल्क की जो किस्मत सुधरनी है, अगर हम दस्तगिरेबां ऐसे ही रहे तो फिर। और दूसरा वो इलेक्शन के बारे में IMF को लिख रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में धांधलियां भी होती हैं, उस पर कोई बंदा जो है जिम्मा नहीं ठहर सकते जिन लोगों ने ये धांधली की या कराई। होता ही है, मगर उसका एक तरीक़ेकार है, उसका इलेक्शन एक्ट है, उसके तहत आइन का आर्टिकल 225 है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई इलेक्शन का झगड़ा सिवाय इलेक्शन पिटीशन के नहीं आप उठा सकते। तो क्या IMF इलेक्शन ट्रिब्यूनल है? क्या IMF इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जी 30% जो है ना सीटों का आप ऑडिट करा ले? तो भाई अपना कानून हमारा है, आप जाके कह सकते हैं हिंदुस्तान को कि धांधली हो गई है और 30% सीटों का ऑडिट करवा ले। ये सारी चीजें लेकिन रफीक साहब आप किस तरह से देख रहे हैं जो एंटी स्टेट नैरेटिव एक चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, उसको प्रमोट करने के लिए जो लोग उनके पास मौजूद हैं उसमें अलीमीन गंडापुर हैं जो कि KP के वजीर आला, उनको नामजद किया गया है। फैसल जावेद की अगर हम बात करें, शहरियार आफरीदी की बात करें, ये वो तमाम लोग हैं जो कि हमें दोबारा से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इतने आराम से अगर वो एंटी स्टेट बातें कर सकते हैं, क्या कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है? क्या नून लीग इस चीज को कंडेम नहीं करेगी? एक तो है ना कंडेम तो हर पाकिस्तानी शहरी करता है। अब लोग जज्बात में आए हुए हैं, लोगों में टॉलरेंस है नहीं, ठीक है ना। इमरान खान की बात करें तो लोग गले पड़ते हैं, अच्छे शोरफा गले पड़ जाते हैं। जज्बाती लगा हुआ है ना, ठंडे दिल से सोचें, टॉलरेंस से सोचें। जो भी एंटी स्टेट बात करता है उसको जो है ना उसकी खबर लेनी चाहिए, कानून के तहत बिल्कुल लेनी चाहिए। आखिर कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? ठीक है रफीक साहब, अभी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। वो में नाराज दिखाई दे रहे हैं, आप क्लैरिफाई कर सकेंगे? वो पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, वो मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं, PDM बनाने वाले वही थे और यही बातें तासुर यही था कि सदर मुमलिकत का ओहदा वो संभालेंगे। क्या इसलिए वो नाराज हैं कि सदारत उन्हें नहीं दी जा रही मुल्क की? और क्या नवाज शरीफ साहब मना लेंगे उन्हें? ये नाराजगी तो उनसे पूछेंगे, मेरे तो मेहरबान है, मेरा एक बड़ा न्याजमंदी का ताल्लुक है उनसे। बात यह है कि उनकी एक सियासी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, और उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, ठीक है जी। अब बहरहाल जो भी है, मेरा ख्याल है उन्होंने ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, तो अभी मुलाकात मुतवक्के है नवाज शरीफ साहब की उनसे?
मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं हूँ। तो मुलाकातें जितनी होंगी, अभी तो मिले हैं ना जी, मुलाकातें जितनी होंगी, देखिए अपोजिशन से आप बतौर हुकूमती अरकान के या हुकूमत के अपोजिशन से जितना ताल्लुक बेहतर करेंगे अच्छा होगा। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने उस दिन जैसे दिया, अच्छी बात है कि अपोजिशन राना आफ्ताब साहब से मिली, उनकी सीट पे गई, सलाम किया, उनको ऑफर दी। ये मुल्क तो हमारा है ना। और मुस्लिम लीग नून के लिए आप बेहतर ऑप्शन देख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या एटलीस्ट अगर वो ऑपोजिशन बेंचों पर भी बैठ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर ऑपोजिशन आपको मिल जाएगी? मेरा ख्याल है बेहतर ऑपोजिशन मिलेगी। कोई दायरा होगा, दायरा इखलाक के दायरे के अंदर होगा, कोई तरीका कार होगा, मजे हुए सियासतदान है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी सदारत संभालेंगे? नाअहली तो उनकी खत्म हो चुकी है, तो अब वो दोबारा से जो सदारत है अपने पास लेंगे, सियासत में हमें उसी तरह से फाल किरदार अदा करते नजर आएंगे? देखे फाल किरदार है, देखे मियां नवाज शरीफ की ही समझे क़यादत में सारा कुछ हो रहा है माशाअल्लाह, और हमें बड़ी खुशी और हमें बड़ा फख्र है। इंशाल्लाह जरूर, और सदर भी बनेगा, उनका आपस अपना एक फैसला है उस हिसाब से। और देखो उन्होंने जिस तरीके से ये सारी सियासत को सुपरवाइज किया है, सारा कुछ किया है, ऐसे तरीके से किया। और उन्होंने कहा है कि हमारा अकेले का काम नहीं है। उन्होंने तो मीनार पाकिस्तान में जलसे में कहा था, जब आए थे लंदन से, उन्होंने कहा था मिल के काम करना पड़ेगा और डबल ट्रिपल स्पीड से काम करने को। उससे मुराद ये सारे मिल के डबल ट्रिपल स्पीड से काम करें। बाकी टांग खींचने वाले खींचते रहे, मुल्क की टांग खींच रहे हैं, हमारी क्या खींच लिया उन्होंने। ठीक है। और एक जो सवाल है या एक जो तासुर है, वो अभी भी मुस्लिम लीग नून के जो वोटर सपोर्टर हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की वापसी पर उन्हें वोट दिया था, वो आज भी ये सवाल अपने ज़हनों में रखे हुए हैं कि वो वजीर आजम की दौड़ से बाहर क्यों हो गए। इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात थे? एक तासुर जो उनके मुतालिक मशहूर रहा है। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर रफीक साहब ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर वो जो हेडलाइंस छपवाई गई थी चौथी बार वजीर आजम की, वो फिर क्या था? कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको बता दूंगा फोन करके। अच्छा, आप स्पेशली मुझे फोन करके बताएंगे? आप आवाम को बताएंगे? अभी सुन रहे हैं वो आपको। कोई ऐसी बात नहीं है। डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा, मुल्क की खैर बनाए। ठीक हो गया। लेकिन अभी कहा यही जाता है कि मुतल्लिका लोगों से उनकी नहीं बनती, हर दफा बदले की वो सियासत शुरू कर देते हैं। जैसे पिछली हुकूमत में भी हुआ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का जो आगाज हुआ था, वो कार्रवाई का आगाज तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से हुआ था ना। देखिए वो मियां नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ था। उसके बाद लेकिन खमियाजा नवाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ा। उसका बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आइन से गद्दारी हुई, खमियाजा भुगत लिया, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खमियाजा भुगत के फिर वापस आ गए। देखिए सियासी लीडर खमियाजा भुगतते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों या किसी और कुव्वतों के हाथों, मगर मुल्क के मफाद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। और जो अभी हम देख रहे हैं पंजाब में वजीर आला बन चुकी है मरीम नवाज साहिबा, पार्टी में लेकर उनको भी काफ़ी रिजर्वेशंस हमें दिखाई दी। बहुत से कारकुनान ये कहते दिखाई दिए कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जिनको शायद आगे आना चाहिए था, चांस देना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफीक मौजूद हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े अरसे से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नाराज़ होकर अब आपसे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, जुबैर साहब हैं। पार्टियों में इख्तलाफ भी होता है, पार्टियों में मुतबादल क़यादत भी होती है, मगर बात यह है कि जहाँ क़यादत अपना फैसला करे ऐसी शख्सियत पे करे जिस पे के कोई ऐसा इख्तलाफ ना हो और कोई ग्रुपिंग का शाखसाना भी ना हो और मिलजुल के काम करे तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमारी पार्टी में पोटेंशियल है, हमारे बड़े अच्छे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी मशावरत से ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर वन। तो खाकान अब्बासी साहब को मनाया जाएगा? मेरी नजर में तो मनाना चाहिए, बाकी अब मियां साहब का और क़यादत का ये काम है जी। मेरी नजर में तो मनाना चाहिए, हर नाराज कारकुन को, हर नाराज दोस्त को मनाना चाहिए। जब सर पे बड़ी पगड़ी होती है ना, तो जो सरदार बनता है उसको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है और मना लेना चाहिए। मैं तो अब इस बात का कायल हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा नून लीग रफीक रिजवाना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अब हम यही देख रहे हैं कि जो हुकूमत साजी का मरला है वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहा है और अब इंतज़ार किया जा रहा है 3 मार्च का। हुकूमत जब बन जाएगी
तो फिर अब जो सवाल होगा वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी हम देख रहे हैं कि वो अपोजिशन में जाने का कह रहे हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई हीले बहाने मौजूद नहीं होंगे, जो कि 16 महीने में भी हम देखते रहे हैं कि मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है, और अब उनका लायामल क्या होगा उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के हवाले से, जहां चौकों और छक्कों की बारिश का सिलसिला जारी है। कल भी एक बड़ा ही शानदार मैच हमने देखा, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैच जीतकर अपने नाम कर लिया है और शिकस्त उन्होंने दी है कराची किंग्स को। ज़बरदस्त मैचेस का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ कुछ अपडेट जो मौसूल हो रही हैं वो खिलाड़ियों की तबीयत के हवाले से भी मौसूल होती हमें दिखाई दे रही हैं कि कराची किंग्स के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि पेट की खराबी में भी मुब्तला हैं, जबकि 2 खिलाड़ी मैच में हिस्सा नहीं ले सके थे, जिनमें जेम्स वेनिसन और डैनियल सेम्स भी शामिल थे। और बताया यही गया था कि 20 में से 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। एक दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच है वो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान भी खेला गया था, और इस मैच को देखने के लिए जो शायकीन की बड़ी तादाद है वो नहीं आई। लेकिन जो लोग मैच को देखने आए थे उनमें से कुछ की जानिब से स्टेडियम के स्टैंड्स में कचरा भी फेंका गया, जिसकी तस्वीर मेयर कराची ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि कराची वालों पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन लोग फिर भी मैच देखने नहीं आते हैं। बट ये मैं यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे हम लाहौर में देखते हैं इंतजामात किए जाते हैं, ट्रैफिक प्लान प्रॉपर तरतीब दिया जाता है, सिक्योरिटी प्लान होता है, और उसके बाद जो फैसिलिटेट लोगों को किया जाता है, बसें चल रही होती हैं जो आपको ग्राउंड तक पहुँचाती हैं। क्या कराची में ये तमाम मामला देखे जाते हैं जिसके बाद फिर हम क्राउड पर तनकीद करें कि वो लोग नहीं आते मैच देखने? देखें अनवार साहब, अगर आपने सोशल मीडिया पर कल रात वसीम अकरम, मिसबाउल हक और अजहर अली की एक वीडियो देखी होगी जी, ये तीनों पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच देखना चाहते थे। तकरीबन 1.5 घंटे उस वीडियो में वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंसे रहे और स्टेडियम नहीं पहुंच सके। देखिए, हम लोग थोड़ा अर्ली जाते हैं, उस वक्त तो ये मैच शुरू होने में काफी टाइम होता है, लेकिन जर्नलिस्ट वगैरह उनके पास पार्किंग पासेस भी होते हैं। लेकिन आम लोगों को जिस तकलीफ और कर्ब से गुजरकर स्टेडियम में पहुंचना होता है, और फिर रात को जिस तरह वो मीलों पैदल चले जाते हैं। कल रात का भी मैं बता रहा हूँ कि जब मैं घर आ रहा था तो सैकड़ों लोग जो थे वो बेचारे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, खवातीन के अलावा बच्चियां भी थीं, वो सब पैदल चले जा रहे थे। जाहिर है महंगाई के इस दौर में, अभी आप हेडलाइन में सुना रहे थे कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 4.25 रुपए महंगा हो गया। तो आम आदमी की दस्तरस से तो ये क्रिकेट बाहर है। और मुर्तजा वहाब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची में। उन्होंने कूड़े करकट को तो दिखाया, लेकिन क्या कराची के मेयर के हैसियत से उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि शटल सर्विस चलाएं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि बेहतर ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दें? इतनी ज्यादा मुश्किलें कंटेनर लगाकर मुख्तलिफ सड़कों को अचानक पुलिस बंद कर देती है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले में ट्रैफिक पुलिस बेहतर इंतजाम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे मैच शुरू होता है, जो लोग कराची को जानते हैं, नेशनल स्टेडियम के एक साइड पर मेट्रो की लाइन जो है वो जेर तामीर है। उस सड़क पर शाम को चूंकि दफातर से छुट्टी होती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। पूरा जो शहर का लोड है वो शारा फैसल पर आता है, और शारा फैसल से जो रास्ता कारसाज की तरफ मुड़ता है वो नेशनल स्टेडियम आता है। तो मेरे ख्याल में लोगों के ना आने की वजह खराब इंतजाम, मिसमैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि वो मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा की गई है। लाहौर में हम देख रहे थे कि जिस तरह से डे 1 से जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन हुआ था, प्रॉपर पार्किंग स्पॉट्स होते थे, वहां से शटल सर्विस चलती थी जो कि ग्राउंड तक पहुंचाती थी। पीसीबी की डोमेन में ही देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक और बड़े क्रिकेटर हैं, इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, कामरान अकमल। उन्होंने भी टेलीविजन पर 2 दिन पहले कहा कि कामरान अकमल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कार्ड नहीं बनाया। तो मोहसिन नकवी साहब पंजाब हुकूमत को
13-14 महीने उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। वो पंजाब हुकूमत से बहुत सारे अपने अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस बेसरो सामानी में ये PSL हो रही है, मेरे ख्याल में उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में अब चंद मैचों के बाद पूरा PSL कराची में होगा, फाइनल भी कराची में होना है। तो अगर इंतजामात बेहतर ना हुए तो फिर तमाशाइयों को, फिर रमजान का महीना आ रहा है। और एक और आपको अनवार साहब इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो नेशनल स्टेडियम है इसके बराबर में एक्सपो सेंटर है। रमजान के पहले वीक में सहरोजा और 5 रोजा तरावी का एहतमाम होता है और हजारों की तादाद में लोग उस तरावी में शिरकत करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बराबर में रात 9 बजे आप क्रिकेट मैच शुरू करेंगे और बराबर में तरावी चल रही होगी जहां हजारों लोग शरीक होंगे, तो ये सारा मामला किस तरह मैनेज होंगे। लेकिन भट्टी साहब, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन, जिस तरह 9वें एडिशन को इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं, बेहतरी फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो PCB मैनेजमेंट को देखना है और सिंध की जो इंतजामिया है उसको देखना है। अब PCB में भी नए लोग आ गए हैं, कुछ पुराने लोग PCB के साथ मुंसलिक हैं। उधर सिंध गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हो गई है। मुराद अली शाह ने 2 दिन पहले हलफ उठाया है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो तो चली गई, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी PSL के बड़े मैचेस कराची में होंगे। आज भी वक्फा है, कल भी कराची में मैच नहीं है, इतवार को कराची में मैच है। तो उम्मीद है कि इंतजामिया जो है इस बारे में सोचो विचार करेगी। और जो शटल सर्विस की आपने बात बताई, कुछ साल पहले कराची में ऐसा जरूर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कि मैच जब शुरू हो जाता है तो अतराफ की कुछ सड़कें खुली रहती हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है या जिनके पास पार्किंग स्टिकर नहीं है, उनको तो फिर मुश्किल है कि वो तो मीलों दूर गाड़ी पार्क करके फिर पैदल आते हैं और फिर वापस जब पहुंचेंगे तो पता नहीं उनकी गाड़ी वहां मौजूद होगी या कोई चोर उसको ले जा चुका होगा। ठीक है, अच्छा, कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। रदरफोर्ड की जो नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स हमने देखी है, जो माइंड प्रेजेंस हमें लास्ट मोमेंट्स में दिखाई दी, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, रदरफोर्ड और अकील हुसैन दोनों वेस्ट इंडियन हैं और क्या जबरदस्त खेले कि जब उनके 5 विकेट गिर गए तो उस वक्त भी कोई 78 रन बाकी थे, लेकिन दोनों ने 47 बॉल्स पर 80 रन की जो पार्टनरशिप बनाई। और आप अगर उस पूरे मैच को दोबारा देखें या अगर आपने देखा है तो उसको रिकॉल करें कि वो बिल्कुल ओवर बाय ओवर लेकर चले और 18 ओवर्स आखिरी 18 रन बाकी बचे थे आखिरी ओवर में। मेरा ख्याल यहाँ पर गलती कर गए शान मसूद। उन्होंने अनवर अली को बॉलिंग दी और अनवर अली ज़ाहिर तजर्बाकार जरूर है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं है। लेकिन जबरदस्त मैच हुआ है। देखिए, ऐसे मैचों में क्राउड का ना होना ये एक अलार्मिंग चीज है, लेकिन जाहिर है वही कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि मामलात इतने खराब थे कि क्राउड आया, लेकिन 8-10 मैनेजमेंट बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कराची में हम देख रहे हैं उसका बिल्कुल फुकदान है, क्योंकि लाहौर में तो हमेशा से हाउसफुल जाता है। अच्छा भट्टी साहब, जब टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए जा रही थी, जब हमारी आपसे बात हुई थी, तो आपने उस वक्त भी हमें यह समझाया था कि ये वहां से सिर्फ सीरीज को बराबर करके ही आ जाएं तो यही बहुत बड़ी बात होगी। तो हम उस टाइम जरा थोड़े से हैरान हुए थे कि भट्टी साहब ने किस तरह की बात कर दी। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्मेंसेज आप देख रहे हैं, बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब है। इन्हीं लड़कों में से टीम सेलेक्ट होनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। शाहीन की परफॉर्मेंस की बात कर लें, उनकी कैप्टनसी की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप मुस्तकबिल करीब में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तानी टीम को कहां पर स्टैंड कर रही है इस वक्त टीम? देखिए अनवार साहब, 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो अब तकरीबन आज मार्च की 1 तारीख है, अब तकरीबन 4 महीने रह गए। लेकिन वाकई जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस अनफिट हो गए, शादाब खान भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इस वक्त हेड कोच ही नहीं है। हमने तो जो डायरेक्टर क्रिकेट थे मोहम्मद हफीज, उनको फारिग कर दिया। तो प्लानिंग कौन करेगा? कौन इस चीज पे गौर करेगा कि हमने कौन सी टीम वर्ल्ड कप के लिए ले जानी है? तो मेरा ख्याल में पीसीबी की नई मैनेजमेंट को, मोहसिन नकवी साहब को इस बारे में भी सोचो विचार करना होगा कि कौन लोग हैं जो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभालेंगे। शाहीन शाह अफरीदी तो कप्तान है, लेकिन क्या पीसीबी की ये मैनेजमेंट
शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू रखना चाहती है या नहीं। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं जो मोहसिन स्पीड उन्होंने पंजाब में दिखाई थी, उन्हें पीसीबी में जरा जल्दी दिखानी पड़ेगी। सिर्फ 3 महीने का वक्त ही है, 3-4 महीने का वक्त है, फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए जाना है। जिस तरह से प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी हमें उन तमाम प्लेयर्स में ही नहीं दिखाई दे रही है जो कि टीम का हिस्सा होंगे। सिर्फ रिजवान की बात कर लें या बाबर की बात कर लें तो वो हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं भी आप लोगों के शोज में और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर मोहसिन साहब की परफॉर्मेंस को देखता रहा, बल्कि मैं वो शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर होते थे उनकी तकरीर सुन रहा था, जब उन्होंने कहा कि इनकी स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। नो डाउट उन्होंने, हमारे जो दोस्त हैं लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, पिछले दिनों मैं भी पंजाब में था, लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर अंडर पासिस बन गए, सड़कें बन गई, वो सब ठीक है, लेकिन क्रिकेट में अच्छे और प्रोफेशनली साउंड फैसले करने हैं, और जिन लोगों को आप ला रहे हैं उनको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक सीरीज के बाद मोहम्मद हफीज को हटा दिया, 2 सीरीज के बाद मिकी आर्थर घर चले गए। जो भी लेकर आए प्रोफेशनल लोग लेकर आए, वो लेकर आए जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द हो। सिर्फ हम फॉरेन प्लेयर्स पर या फॉरेनर्स पर भरोसा कर लें और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट को ना समझते हो तो मसाइल बहुत है। अब देखें ना, जो हम पढ़ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के मेरे ख्याल में कम से कम 4 अफसरान जो हैं वो डेपुटेशन पर क्रिकेट बोर्ड में आ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेट को समझते हैं या नहीं समझते। बहरहाल बास पोस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और बाद में क्रिकेटर्स का होना जरूरी है। तो मोहसिन साहब के लिए मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन है, उनको अच्छे और तगड़े फैसले करने, और वो फैसले जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाए, उसकी कीमत हमें कुछ भी अदा करना पड़े, चाहे कुछ लोगों को घर जाना पड़े, लेकिन ये गंद को वंस फॉर ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग करना होगा। ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए, तो वो भी यही कहा जा रहा है कि बी टीम आ रही है, जो ए टीम के जो प्लेयर्स हैं अब वो जा रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। देखें, ये पिछले साल भी आपको याद होगा, न्यूजीलैंड की टीम हमें तो बुला लेती है, हमारी सीरीज से तो वो पैसे कमाती है, लेकिन जब वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजती है तो ऐसे टाइम पर भेजती है जब उनके मेन प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में बिजी होते हैं। इस बार भी ऐसा हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज भी उठाना होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के लिए ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मामला तो बिल्कुल चैलेंजेस है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगले साल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। अभी जो हम उड़ती उड़ाती इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खबरें सुन रहे हैं, उसमें ये सुन रहे हैं कि शायद इंडिया फिर रिलक्टेंट है कि पाकिस्तान ना आए। मेरे ख्याल में ये मामला अभी से टेकअप करना होगा उन्हें आईसीसी के साथ कि भाई हम इंडिया जा चुके हैं वर्ल्ड कप खेलने पिछले साल, तो अब हमें भी एश्योरेंस दी जाए ताकि हम वर्ल्ड कप की तैयारियां, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करें, ट्रॉफी की तैयारियां कर सकें। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज होगा मोहसिन नकवी साहब के लिए। ठीक है, चलें ये तो चैलेंज देखते हैं कि वो इसको किस तरह से कवर अप करते हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हो रहे हैं, आपकी नज़र में अब तक का कौन सा ऐसा नया टैलेंट है जो कि पाकिस्तानी टीम में जल्दी जगह बना सकता है? और अगर कैप्टनसी की बात करें, बेस्ट कैप्टन आपकी नज़र में कौन सा है इन तमाम टीमों में से? देखें, बाबर आजम को जब हम देखते हैं, अब चूंकि बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी से तो हट गए, लेकिन बाबर आजम को जब डैरेन सैमी हम देखते हैं कि डगआउट से सपोर्ट कर रहे होते, बाउंड्री लाइन पे जाके बता रहे होते, तो बाबर आजम मुझे अब थोड़े से रिफाइंड कैप्टन लग रहे हैं कोच की सपोर्ट के साथ। लेकिन नए टैलेंट में जैसे ख्वाजा नाफे थे, उन्होंने भी एक मैच में परफॉर्म किया, लेकिन एक जो हमें इम्प्रूव प्लेयर नजर आ रहे हैं वो फास्ट बॉलर मोहम्मद अली हैं। देखिए, मुल्तान सुल्तान वालों को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा अली तरीन और उनकी टीम को कि वो एक खातून बॉलिंग कोच लेकर आए। मोहम्मद अली 1.5 साल पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई, उनको हमने टेस्ट कैप दी, लेकिन अब उन्होंने बायो मैकेनिक्स के जरिए और दूसरे जो तरीके हैं उनके जरिए अब मोहम्मद अली को हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनकी बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अली हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसा अभी तक टैलेंट नजर नहीं आया। लेकिन एक और बात जाते जाते, पता नहीं अब आपके पास कितना टाइम बचा है, कल जिस तरह 13 प्लेयर्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कराची के होटल में, अब क्या वाकई उन्होंने होटल का खाना खाया या कहीं बाहर से खाना खाकर आया? क्योंकि ये भी कुछ लोग
क्लेम कर रहे हैं कि ये टीम कहीं किसी के घर गई थी खाना खाने के लिए, तो ये भी PSL के लिए अच्छा साइन नहीं है कि फॉरेन प्लेयर्स जो है वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट हॉस्पिटलाइज हो जाए। ठीक है भट्टी साहब, एक आखिरी सवाल, लाहौरियों के दुख का मदावा आपको लगता है हो पाएगा? लाहौर कलंदर को मैच जीतकर लाहौरियों को दोबारा से खुश करेगी? अब तो लाहौर में भी कोई मैच नहीं होना है और क्राउड जिस तरह से पुरजोश होकर स्टेडियम में जाता रहा है, उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता रहा। आखिर लाहौर कलंदर की टीम के साथ हुआ क्या? आपको क्या लग रहा है, कहां पर प्रॉब्लम थी? दिफाई चैंपियन से किस तरह से वो 0 हो गए, 6 मैचेस हार चुके हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं जी। तो मैं भी लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा फैन हूं और पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड के लिए भी अच्छा नहीं है कि टूर्नामेंट अभी मिड में पहुंचा है और लाहौर कलंदर फारिग होगी। मेरे ख्याल में लक ने उनका फेवर नहीं किया, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा नहीं बन सका, कुछ उनके प्लेयर्स अनफिट हो गए। लेकिन लाहौर कलंदर बहरहाल अब अपने जो फैन है, इतना बड़ा लाहौर कलंदर्स का फैन क्लब है, एक ही तरह इस दुख का मदावा कर सकते हैं कि आखिरी 4 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दें। अगर आखिरी 4 मैच जीतने के बाद वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई न करें तो एटलीस्ट उनके जो मद्दाह हैं उनको थोड़ी बहुत तो तसल्ली मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरह अगले साल जब राना समीन, राना आतिफ और आकिब जावेद, शाहीन शाह अफरीदी सर जोड़ के बैठेंगे तो उनको गौर करना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर हैं जिनको अब उन्हें खुदाफिज कह के कुछ नए प्लेयर लेने पड़ेंगे 10वें एडिशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करेंगे एक बड़ी ही अहम रिसर्च जो कि भारत के साइंसदानों की तरफ से की गई है। भारत के साइंसदानों ने कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी का दावा कर दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ये कह रहे हैं कि मज़कूरा टैबलेट सिर्फ 100 रुपये में दस्तयाब है और इस हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि एक ऐसी दवा तैयार की गई है जो कि कैंसर को दोबारा पैदा होने से रोक सकती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कैंसर के जो सेल्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाटा मेमोरियल अस्पताल के सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर राजेंद्र वधवे ने, जो कि तहकीकी ग्रुप का हिस्सा थे, वो ये कह रहे हैं कि रिसर्च के लिए पहले चूहों में इंसानी कैंसर के खुलिये दाखिल किए गए जिन्होंने इन चूहों को कैंसर ज़दा कर दिया। इसके बाद चूहों का इलाज रेडिएशन थेरेपी से किया गया, कीमोथेरेपी से किया गया और उनकी सर्जरीज भी की गई। तो इस दौरान पता ये चला कि जब कैंसर के खुलिये मर जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन पार्टिकल कहा जाता है। और ये ज़रात खून के जरिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जा सकते हैं और जब वो सेहतमंद खुलियों में दाखिल होते हैं तो फिर उन्हें भी कैंसर में तब्दील कर देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, क्योंकि हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो दोबारा से रिएक्टिव हो जाते हैं, और वो कैसे रिएक्टिव होते हैं इस रिसर्च में हम आपको बता रहे हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ने तहकीकी मकाले में कहा है कि मरने वाले कैंसर के खुलिये सेल फ्री क्रोमेटिन के ज़रात को खारिज करते हैं जो कि सेहतमंद खुलियों को कैंसर में तब्दील कर सकते हैं, जो कि कुछ सेहतमंद क्रोमोसोम के साथ मिलकर कैंसर ट्यूमर का सबब बनते हैं। तो इसी तरह कैंसर से जो सेहतयाब मरीज़ हैं वो दोबारा कैंसर का शिकार हो जाता है। रिसर्चर्स दावा कर रहे हैं कि R+CU जो कीमोथेरेपी है उसके जहर को भी रोकता है, और रिसर्चर्स ने इसे R+CU का जादू कहा है। और यकीनी तौर पर यह जादू होगा अगर ये जो मेडिसिन बनाई है ये सक्सेसफुल हो जाती है, इसके जो तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये गोली कैंसर के इलाज मुआलजी के जो ज़िमनी असरात हैं उनको तकरीबन 50% तक कम कर देगी और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये। और दूसरी बार जिस तरह से कैंसर की जो रोकथाम है उसमें भी तकरीबन 30% तक ये मौसर है, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हैं जैसे लबलबे का है, फेफड़ों का है, और जो मुंह के कैंसर जो अफराद इसमें मुब्तला हैं उनके लिए भी बड़ी मौसर साबित होगी। टाटा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर इस टैबलेट पर तकरीबन 1-2 यानी कि 10 सालों से काम कर रहे थे। मज़कूरा टैबलेट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसकी दरख्वास्त भी दे दी गई है, और यही कहा जा रहा है कि मंजूरी मिलने के बाद ये इस साल जून-जुलाई से मार्केट में दस्तयाब हो जाएगी। तो जो सीनियर कैंसर सर्जन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गोली कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।
उन्होंने कहा है कि कैंसर के इलाज का बजट लाखों से करोड़ों तक है और ये हम भी देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं वहाँ पर कैंसर का जो इलाज है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जिस टैबलेट का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर ये गोली मार्केट में आ जाती है, अप्रूवल इसको मिल जाती है, तो फिर ये हर जगह सिर्फ 100 रुपये में दस्तयाब होगी। और उनका ये भी कहना है कि कैंसर के इलाज में जो तकलीफदेह साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम करने का तजुर्बा चूहों और इंसानों दोनों पर ही किया गया था, लेकिन मरीजों में दोबारा कैंसर की रोकथाम का जो टेस्ट है वो सिर्फ चूहों पर किया गया है। इंसानों पर आजमाइश को मुकम्मल करने में अभी भी तकरीबन मज़ीद जो 5 साल का अरसा है वो ज़रूर दरकार है। जो रिसर्च है वो तभी कंप्लीट होगी जब वो इंसानों पर की जाएगी और उसके लिए 5 साल का वक्त बताया जा रहा है। एक और वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करते हैं। कोलंबिया का शहर है मेडलिन, जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही हिचकोले खाने लगा, इमारत से टकराकर मोबाइल टावर से वो लटक कर रह गया, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये एक अनोखा वाकया पेश आया है। इस हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि 6 सयाह मौजूद थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इन्हें रेस्क्यू किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे की जो वजूहात हैं वो फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। हमारी स्क्रीन पर आप जो फुटेज इस वक्त देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है और ये एक टावर के साथ वहाँ पर लटक गया था और वीडियोस भी मौजूद हैं, तमाम प्रूफ भी मौजूद हैं, लेकिन जो हादसे की वजूहात हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। ये लोग बच गए हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर जिस तरह से हम देख रहे हैं स्क्रीन पर के लटका हुआ है और जैसे रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँची हैं, इन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खुशकिस्मती थी इन तमाम लोगों की कि वहाँ पर उस टावर की वजह से उनकी बचत हो गई है। खैर, इसकी वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी हैं और इस पर मज़ीद काम किया जा रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद थी उनकी जो सलाहियत थी वो बर वक्त काम आई है और लोगों की जान बचाने में उन्होंने मदद की है। आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो है सोशल मीडिया पर, हम देखते हैं कि आए रोज़ नित नई वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं जिसे देखकर हम कभी कभी हैरान भी रह जाते हैं। तो एक ऐसी वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करें। हमारी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। भारतीय रियासत आसाम के ये मनाजिर हैं जिसमें एक शख्स को हाथी को लाठी से मारते हुए देखा जा सकता है। अब इस तरह की जो गलती है, इस तरह का एडवेंचर इस शख्स की जानिब से क्यों किया गया? क्योंकि हाथी जैसे जानवर को मारने का जो आइडिया है वो बिल्कुल भी कभी भी सही नहीं जा सकता है। तो हाथी वहां से भागा नहीं है बल्कि वो इस शख्स के पीछे भागना शुरू हो गया है, इसी शख्स के पीछे लग गया है। तो खुशकिस्मती से हाथी ने इस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो सार्फिन की जानिब से डिफरेंट किस्म के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस शख्स पर तनकीद की जा रही है। तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि किसी भी जानवर के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं कि हाथियों को लेकर जो उनके मजहबी सेंटिमेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी तनकीद की जा रही है कि हाथी को क्यों मारा गया, जिसके बाद हाथी का भी जो रिएक्शन था वो भी सामने आया है और हाथी ने उसी शख्स के पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन खुशकिस्मती है एक शख्स की और उम्मीद हम यही करते हैं कि आइंदा से इस तरह का कोई भी मुजाहरा करने की कोशिश कोई भी इंसान नहीं करेगा। हाथी के साथ पंगा कोई नहीं लेगा और जान इसकी बच गई है, किसी किस्म का नुकसान इसको नहीं हुआ है। एक और वीडियो है हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 96 साला रुथ गो हैं जिनके शौहर का 2022 में इंतकाल हुआ है। तो वो अपने विरसे में कुछ ऐसा छोड़ गए थे जिसने उनकी अहलिया को भी हैरान कर दिया। ये एक अमेरिकी कंपनी के $1 अरब हैं जो कि 2 खरब 79 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज़ायद मालियत के शेयर्स हैं, वो बनते थे। रुथ गॉर्समैन एक डॉक्टर हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे शौहर ने इन शेयर्स के ज़रिए मुझे दंग कर दिया था और उनकी वाहिद हिदायत बस यही थी कि मैं इस रकम के साथ कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। तो आगाज़ में उन्हें यह फैसला करने में मुश्किल हुई है कि इस रकम को कहाँ खर्च किया जाए, लेकिन अपने बच्चों के साथ जब उन्होंने मशवरा किया तो उसके बाद उन्होंने जो स्टेप उठाया वो दुनिया को बड़ा ही हैरान कर देने वाला है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी रकम न्यूयॉर्क के गरीब तरीन इलाके ब्रॉन्क्स में मौजूद एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन को अतिया कर दी है। तो ये इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हमें रियल लाइफ में देखने को आज भी मिल रही हैं, जहां लोग उन तमाम लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं जो कि पैसों से महरूम हैं, आला तालीम से महरूम हैं, अच्छे खाने से महरूम हैं, अच्छे कपड़ों से महरूम हैं। तो उन्होंने बताया है कि मैं कॉलेज के तालिब इल्मों को सरमाया फराहम करना चाहती थी ताकि उन्हें तालीम के लिए
कोई भी खर्चा ना करना पड़े। और उनका तोहफा इतना बड़ा है कि कॉलेज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अब मुस्तकबिल में भी कभी भी तालिब इल्मों को जो ट्यूशन फीस है वो अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त कॉलेज में ज़ेरे तालीम 4th ईयर के तमाम तालिब इल्मों को रवां सहमाही के दौरान ली जाने वाली फ़ीस भी वापस कर दी जाएगी। बहुत अच्छा इकदाम है ये, जबकि अगस्त 2024 से तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के जो तालिब इल्म हैं वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डोनेशन है जो कि $1 अरब है। ये वही $1 अरब हैं जिसके हम आए रोज़ निगोशिएट कर रहे होते हैं IMF के साथ पाकिस्तान को रन करने के लिए। तो वो एक यूनिवर्सिटी को मिल गए हैं। तो पाकिस्तान ने जो पिछला जो IMF से प्लान लिया था वो $1.5 अरब के करीब था। तो $1 अरब, $1 बिलियन एक कॉलेज को अतिया कर दिया गया है। इतनी बड़ी रकम है कि आने वाले कई ऐसे साल होंगे जब वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने आएंगे जो कि स्कॉलरशिप पर भी आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें फ़ीस नहीं देना पड़ेगी। और मुआशरे में इस इनकलाब को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों को उनकी फ़ीसेस भी वापस कर दी जाएंगी और अब उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी आला तालीम को हासिल करने के लिए। इस $1 अरब अतिया करने का ऐलान 26 फरवरी को कॉलेज के तालिब इल्मों के सामने किया गया और जैसे ही उन्होंने कहा कि अब तमाम तालिब इल्मों को फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ मौजूद जितने भी नौजवान थे उन्होंने खुशी से तालियाँ बजाई हैं, जबकि कुछ अपनी नशिस्तों पर हमें रक्स करते हुए भी दिखाई दिए। रुत कोट इसमें ने इसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर 1968 में अपने करियर का आगाज़ किया था और उसी कॉलेज को उन्होंने इतनी बड़ी डोनेशन दी है। 2007 से 2014 के दौरान वो कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का हिस्सा भी रही थी और उनकी जानिब से अतिया दिए जाने के बाद अब तवक्को ये है कि इस कॉलेज में दाखिला लेने वाले तालिब इल्मों की तादाद में भी इजाफा होगा, जो कि बहुत खुशाइन बात है। और यही रुत कॉट्समैन का मकसद भी है। इस कॉलेज की जो सालाना फ़ीस है वो $59,000 से भी ज़ायद है और बेशतर तालिब इल्मों के लिए इसे अदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल हम देखते हैं सेट की जाती हैं, होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की मिसालें हमें नज़र आएँ जहाँ पर तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है। 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हुकूमत को तो चाहिए ही कि वो स्कूलों पर भी काम करे, स्कूलों पर भी तवज्जो दे, लेकिन साथ ही साथ वो हजरात जो कि मुखैर हजरात हैं उन्हें ये चाहिए कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम पर काम करें। जिस तरह से हमने देखा कि एक मिसाल हमारे सामने आई है और इस मिसाल के बाद जो इम्पैक्ट होगा वहाँ पर लोगों का तालीम हासिल करने का जो शौक़ होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फीसिस उन्हें पे नहीं करने हैं, उनके जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो इस जो अभी हम देख रहे हैं कि एक हेल्प की गई है उसी से ही ये तमाम मामलात उनके पूरे हो जाएंगे। तो एक बड़ी खुशाइन बात है और हम वी आर जस्ट होपफुल कि पाकिस्तान में भी हम इस तरह की एग्जांपल्स देखें। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख जोड़े बे औलाद हैं और बे औलादी का जो ज़्यादातर अंसर हम देख रहे हैं उसमें मर्दों की बीमारियां जो हैं वो हमें सरफहरिस्त दिखाई देती हैं और जो मर्दों का तर्ज ज़िंदगी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर बात नहीं की जाती है। तो आज हम इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, मर्दों की बीमारियां और उनका तर्ज ज़िंदगी तकरीबन 40 से 50% जोड़ों में बे औलादी का सबब बनता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि औरतों को बे औलादी का सबब करार देकर उन्हें ज़हनी और साथ ही साथ जिस्मानी अज़ियतें भी दी जाती हैं और जो बे औलाद जोड़े हैं उनको डॉक्टर से मशवरा भी करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी नई मेडिसिन हैं, बहुत से नए ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जदीद तरीका इलाज हैं जिनसे तकरीबन 70% जोड़े औलाद की नेमत हासिल कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन इशूज़ पर बात खुलेआम नहीं की जाती है क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो इन टॉपिक्स से थोड़ा सा घबराते भी हमें दिखाई देते हैं कि उनकी मर्दानगी पर सवालिया निशान जो हैं वो उठते हैं। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सर्जन डॉक्टर साजिदा शाहनवाज ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि बे औलाद जोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आगाही जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो मियाँ हैं या बीबी हैं वो अपना दुरुस्त इलाज ही अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की आगाही ही नहीं है। बड़ा मसला प्रॉब्लम जो है वो आगाही का नहीं है। अच्छा, बात यह है कि आगाही के बावजूद भी जो जहालत परसिस्टेंट हमारे अंदर है ना वो रहती है, आगाही उस जहालत को जाने नहीं देती। और सबसे बड़ा रोल इसमें ख़वातीन का खुद है, ठीक है, कि ख़वातीन को जब पता है कि
कपल रिस्पॉन्सिबल है, मियाँ बीवी दोनों, बच्चा पैदा करने में, तो मुझे समझ नहीं आती कि या तो उनकी ट्रेनिंग हमारी ख़वातीन की ऐसी होगी या घरों में कि माँ बाप ने पहले दिन से ट्रेन कर दिया कि हर चीज़ का बेटा जिम्मेदार तुम हो, जो गलत हुआ है तेरी गलती है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। यकीन करें कभी कभी ओपीडी में उन ख़वातीन पे गुस्सा आता है कि जब मैंने बताया भी है कि हस्बैंड का 0 स्पर्म है और वो उसके बावजूद क्या कह रही होती हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो कोई मसला नहीं है ना, मेरा बताएं ना, मुझे ये प्रॉब्लम ये फिर, क्योंकि उसको बार बार हर प्रॉब्लम अपने सर पे लेने का शौक है। ठीक है, मेरे पीरियड्स प्रॉपर टाइम पर नहीं आते, इरेगुलर है, मेरा तो कोई मसला नहीं है। मुझे मेरी सास ने ये कहा था कि तेरी मैंने डेट्स देखी हैं, ये प्रॉब्लम आता है, मेरा तो कोई मसला नहीं है। तो बात है आगही की, आपने शादी की है, शादी एक तो कंपैटिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, इट इज़ मेंट फॉर कंपेनियनशिप, ठीक है, तो कंपेनियनशिप भी आपकी है, प्लस आपने प्रोक्रिएट करना है, प्रोक्रिएट करने, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जो मियाँ बीवी औलाद के जल्दी ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए फिर क्या तरीक़ाकार है, कब जाकर उन्हें अपने टेस्ट करवाने चाहिए? देख ली है, मैं तो कहती हूँ शादी से पहले मर्द का सीमन एनालिसिस तो लाजमी करवाएं, ठीक है, वो हस्बैंड का तो पहले ही होना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सिंपल टेस्ट है, वो पहले करवा लें कि अगर वो ठीक हैं तब शादियां करें, ये नहीं कि 0 स्पर्म होने के बावजूद 4-4 शादियां करें। और ख़ातून जो है अगर उसकी एज लेस देन 30 है तो फिर तो वो 6 महीने वेट करें, ठीक है, लेकिन अगर 30 से 31 भी हो रही है ना, और 6 मंथ से पहले ही उसको पहले अपने आप को एवेलुएट करवा लेना चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी स्पैन खातून का बड़ा कम है। 35 के बाद हमारी जो डाइट्स हैं, हमारा जो रहन सहन, तो मर्दों की तौलीदी सेहत अगर कम है, उसका इलाज क्या है, या बांझपन की कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मर्दों में मौजूद हैं? ये वो कहते हैं ना, किसी की दुखती रग पे हाथ वो पाँव रख दो, वो मेरे साथ किया है, क्योंकि मेरा जो शोबा है, मेरी सब स्पेशलिटी है, वो है मेल इनफर्टिलिटी को डील करना। सारा दिन मेरे ओपीडी में आपने कहना है कि शायद छोड़ रही है, 70% मेल इनफर्टिलिटी आती है, मेल इनफर्टिलिटी, 30% फीमेल है। और उस मेल में भी जब 70% वालों को करते हैं तो आपके 60% 0 स्पर्म वाले होते हैं, 40 वालों के थोड़े बहुत होते हैं। सब हमारा स्पर्म तो नहीं मिक्स हो जाएगा? मैं कहती हूँ इनके साथ मिक्स होगा जिनके लूले लंगड़े हैं। इसमें तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका स्पर्म ठीक हो। तो मैं आपको मैं अपने ओपीडी की बात बता रही हूँ। तो मैंने अभी जो रिसेंटली स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च अपनी जमा कराई, तो हमने मेल इनफर्टिलिटी को एड्रेस किया, तो पता चला कि मर्दों में इतना कॉमन, पाकिस्तान में एक इनकलाब आ गया कोविड के बाद। लोगों ने तो ये समझा था ना कि कोविड में जान बच गई। तो मैं कहती हूँ क्या जान बची सिर्फ, या आपकी फर्टिलिटी भी बच गई? ना सिर्फ मेल में, फीमेल में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी लोगों के अंदर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में आ रहे हैं। अगर स्पर्म वैसे डैमेज नहीं हुई ना, तो उनके हेड किसी का ख़राब हो गया, किसी की टेल ख़राब हो गई, यानी कि उनका पोटेंशियल टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी, टुवर्ड्स फर्टिलिटी और प्रोक्रिएट कम हो गया। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या हुआ, लोगों की मोटिलिटी कम हो गई। अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म को तो अल्लाह ताला ने ये टास्क दिया है कि उसने मीलों का सफ़र तय करके अंडे तक जाना है। अंडे को नहीं कहा कि तू सफ़र तय कर। अल्लाह ने औरत को बड़ा वीआईपी बनाया है। ये अलग बात है कि खातून नहीं समझती। अंडा अपनी जगह से थोड़ा सा सफ़र करता है और स्पर्म को मीलों का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन तो फिर डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, मर्दों में औलाद पैदा करने की सलाहियत ना होने का जो एक सबब फिर हम देखते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन की कमी है, उनका जो एक तर्ज ज़िंदगी है, मोटापा भी है, उसमें सिगरेट नोशी भी शामिल है, उसमें मंशियात का इस्तेमाल भी शामिल है। तो क्या मर्दों के पास फिर आगाही नहीं है इन तमाम चीज़ों को लेकर? सबसे बड़ा तो ये जो आपकी दीवारों पे लिखे हुए आपके नीम हकीम खतरा जान जो हैं, लोग इनके पास जाके जिसको मसला नहीं भी होता वो कुश्ते खा के हो जाता है। ठीक है, यानी वो ऐसे लगता है कि मेल इनफर्टिलिटी सिर्फ जो है वो बाबा अमल ही ठीक कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं है 0 स्पर्म के बावजूद इलाज है।
स्टेम सेल आपके हो सकते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंटिंग आपकी हो सकती है। अभी भी मुझे 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान में स्टेम सेल करते हुए। मुझे कई लोग मेरे इवन हमसाये के साथ बैठे हुए कहेंगे, अच्छा डॉक्टर साहब मेरे तो भाई को था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका इलाज है। क्योंकि लोगों ने, मुझे तो अनपढ़ लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो किया। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी बराह रास्त अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 2 दिन पहले पेशावर में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।